नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। आज हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस की ये पांचवी वीडियो रहेगी। ठीक है, इसमें हम इकोनॉमिक्स के बचे हुए पहले जो पोर्शन था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का, उसमें जो लास्ट के दो हमारे सेंट्रल इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे हमारा। ठीक है, चलिए फिफ्थ वीडियो ये रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ये आज की वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, तो रिकॉर्डेड में अपलोड कर हो शाम को 5 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट हम जो शुरू करने वाले हैं। और हाँ, अब मैं आपको स्पेशली एक चीज और बता दूं कि अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट था। कैसा पार्ट था? थियोरेटिकल। थियोरेटिकल पार्ट था। अब जो पार्ट अब आने वाला है, ठीक है, जो पार्ट अब आने वाला है वो केवल थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइक कि वहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां से आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप मिस ना करें, पूरी कोई वीडियो देखें, क्योंकि अब तक जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है वो ज्यादातर थ्योरेटिकल था। आज हम सेशन में कुछ पार्ट समझेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे आपको पता लग सके कि इस टाइप के क्वेश्चन से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और आप अच्छे से चीजों को कवर कर सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। क्या समस्याएं रहती हैं इकोनॉमी के साथ? ठीक है, हम कितने प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे कि इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आर्थिक समस्या का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल जो प्रॉब्लम है, लेकिन वो होती क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मतलब क्या है हमारा। देखो, आम तौर पे जनरली हम क्या बात करते हैं, जनरली या आम तौर पे हम क्या बात करते हैं कि जो संसाधन है, ठीक है, जो संसाधन है उनकी चॉइस मिलनी चाहिए। मेकिंग चॉइस, ठीक है, मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमें संसाधनों की चॉइस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, देखो, जो संसाधन है ना, जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, संसाधन या फिर कह लो जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड है। वो कैसे हैं? लिमिटेड है। अपूर्ण रूप से, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। और इन लिमिटेशंस की वजह से हमें कुछ संसाधनों में चॉइस करनी पड़ती है। जैसे सिंपल सी मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी लग गई सरकारी नौकरी, ठीक है, आपकी लग गई सरकारी नौकरी, ग्रुप सी में आप सिलेक्ट हो गए, ग्रुप सी में आप सिलेक्ट हो गए, और आपकी महीने की सैलरी है 25,000। और आपकी इच्छा है, आपकी क्या है, इच्छा है कि आप गाड़ी लो महंगी वाली, कम से कम 20 लाख रुपए। 20 लाख की आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल होगा? बैंक आपका 20 लाख रुपए की गाड़ी के लिए लोन ही नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सैलरी। अगर आप इस सैलरी के ऊपर अपना लोन करवाना चाहोगे तो बैंक आपको लोन ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैंक वाला बोलेगा आप भरोगे कैसे। और अगर इसको आपने यूज 25,000 को बैंक को दे दिया कि एज अ ईएमआई किस्त में, तो फिर आपके बच्चे क्या खाएंगे? ठीक है, जनरली है कि आपके बच्चे क्या खाएंगे, फैमिली को कैसे पालोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात सिंपल सी आ जाती है। देखो, रिसोर्सेस यहाँ पे क्या था, 25,000 की जो सैलरी थी, यहाँ पे क्या था, जो 25,000 की जो सैलरी थी ये आपके लिए रिसोर्स था। ठीक है, लेकिन इस रिसोर्स की वजह से इस बजट में आपको 8 से 10 लाख तक की गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन 20 लाख, 25 लाख, अब ये कहो कि 25,000 की तनख्वाह में मैं फॉर्च्यूनर खड़ी करूंगा, ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये आपका संसाधन था, ये लिमिटेड है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है, क्योंकि संसाधनों की क्या है,
कमी है, ठीक है? आपको चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ती है, क्या आपकी पसंद करने की समस्या है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है जी? चलिए, यह इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोगों की इच्छाएँ क्या है? असीमित है, लोगों की इच्छाएँ बहुत है। लोगों की इच्छाएँ तो बहुत है, लेकिन जो संसाधन है वो कम है, ठीक है? इच्छा को पूरा करने के लिए संसाधनों सीमित होने की वजह से और इच्छाओं के असीमित होने की वजह से, ठीक है? अनलिमिटेड डिज़ायर्स और मीन्स टू सैटिस्फाई दैट डिज़ायर इज़ लिमिटेड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मानवीय आवश्यकताओं की अगर हम बात करते हैं, तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत कठिन है और यही हमें इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम समझाती है कि अगर किसी मनुष्य की समस्याओं का अंत करना हो, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि समस्याएँ तो असीमित है। एक ये जनरली ना ये एग्ज़ाम्पल लड़कियों में और लड़कों में ज़्यादा फिट होता है। देखो, अगर लड़के अगर 70 प्लस नंबर लिया है, किसी पेपर में ना 70 नंबर आ गए लड़कों के, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, यार 70 है बहुत है, ठीक है? वहीं पे लड़कियाँ बेचारी 90 पे भी दिक्कत सोचती है, या 90 आए, 95 हो सकते थे, 95 हो सकते थे। तो दिक्कतें कहाँ आती है? इच्छाओं पे, ठीक है? यहाँ पे लड़कों की इच्छाएँ थोड़ी जल्दी सैटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन ऑलरेडी कोई बार-बार 70 ला रहा हो तो उसकी भी इच्छाएँ बढ़ जाती हैं, कि नहीं यार इस बार 75 आने चाहिए थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये समस्याएँ होती क्यों हैं? कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आर्थिक समस्या के कारण क्या है? 3 बेसिक कारण हैं इसकी समस्याओं के। एक संसाधन की कमी, संसाधनों की कमी, ठीक है? एक क्या है? संसाधनों की कमी, नंबर 1। नंबर 2 असीमित मानव चाहता, यानी अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स, असीमित इच्छाएँ। ऐसी ही बातें ना बुद्धिज़्म में भी की जाती हैं। जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें और बौद्ध काल की अगर बात करें, तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि जो मनुष्य के दुखों का कारण है, वो क्या है? इच्छाएँ। अगर मनुष्य किसी से इच्छा ही ना रखे, तो वो कभी दुखी ही ना हो। तो इकोनॉमी में भी यही प्रॉब्लम है, मनुष्य की जो इच्छाएँ हैं, वो असीमित है। और दूसरा है वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूजेज़। देखिए, ये आपको ना इमेज थोड़ी मेरे अंदर ढकी हुई दिख रही होगी, मेरे बैक साइड में दिख रही होगी। मैं आपके लिए एक बार अपने आप को हटा लेता हूँ। देखिए, चलिए, यहाँ देखिए वैकल्पिक उपयोग। अब इस पेज के ऊपर पढ़ते समय ना, पहले तो यहाँ देखो, चलिए, संसाधनों की कमी, माँग की तुलना, श्रम, भूमि, पूँजी जैसे संसाधन अपर्याप्त हैं। तो ये संसाधन कैसे हैं? अपर्याप्त हैं, ठीक है? जो इनसफिशिएंट है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज़ का मतलब क्या होता है? जैसे लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ठीक है? लेबर यानी श्रम, लैंड ज़मीन, भूमि और कैपिटल पूँजी, ये सबकी चीज़ें क्या है? इनसफिशिएंट है, ठीक है? ये आपकी अर्थव्यवस्था की सारी डिमांड्स को पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपर्याप्त है। ये आपकी सारी टोटल डिमांड्स को कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है? कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की नंबर 2 समस्या क्या है? लोगों की इच्छाएँ असीमित हैं। मनुष्य की माँगें व इच्छाएँ असीमित हैं, जिसका अर्थ है कि वे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है? पीपल कैन नेवर बी सैटिस्फाइड, यानी ह्यूमन्स की जो डिमांड्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, वो पीपल कभी सैटिस्फाई नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि किसी एक व्यक्ति की एक इच्छा पूरी कर भी दी जाए, तो उसकी नई इच्छाएँ उजागर हो जाएँगी, ठीक है? नई इच्छाएँ आ जाएँगी, ठीक है? और अगर नई इच्छाएँ आ गई तो नई इच्छाएँ पैदा हो जाएँगी उसकी, ठीक है? लोगों की आवश्यकता असीमित है, आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं है, ठीक है? वांट्स वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड है, यही हम कहना चाहते हैं। इसलिए सीमित संसाधनों के कारण इन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज़ हैं, वो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी इच्छाएँ अनलिमिटेड हैं, ठीक है? जियो पैक की तरह। जियो के पैक की तरह, एयरटेल के पैक की तरह अनलिमिटेड रिचार्ज में चलती है हमारी इच्छाएँ, ठीक है?
चलिए इस ऑप्शन के लिए थर्ड वाले के लिए मैं अपने आप को एक बार हटा लेता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर दिखे। वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूजेस, वैकल्पिक उपयोग, संसाधन जो है दुर्लभ होने के कारण ये होता है कि उसका कहीं ना कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्टरनेटिव जो यूजेस का मतलब यही है वैकल्पिक उपयोग का, क्योंकि संसाधनों की कमी है, ठीक है? संसाधनों की कमी है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, और हमें क्या, पूरी किसी भी देश की इकोनॉमी हो, उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसको उस संसाधन का यूज़ कहाँ करना है, कहाँ उसका उद्देश्य, कहाँ उसका पर्पज़ जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे मान लो किसी इकोनॉमी में अगर ₹100 की इनकम है, तो उस ₹100 को वो अपनी एजुकेशन में लगाए, या उस ₹100 को अपने डिफेंस में लगाए, या ₹100 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए। हर जगह ये ₹100 ही हैं टोटल। इसी को इसी को मैनेज करना है, इसी को बाँटना है। किस समय क्या इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हम चीज़ों को बाँटते हैं। ठीक है? बिल्कुल सेम वैसा ही है। चलिए, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल का उपयोग वाहनों में भी किया जाता है। शादी-ब्याह में जनरेटर में भी किया जाता है, ठीक है? आदि मशीनों वगैरह को चलाने के लिए भी किया जाता है। तो एक चीज़ के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम पे क्या यूज़ करना है, ठीक है? यही बात इंग्लिश मीडियम में यहाँ कही गई है कि यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, द सेम रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी से एक ही रिसोर्स को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें चॉइस का पता हो कि हमें कहाँ यूज़ करना है। ठीक है? फॉर इंस्टेंस पेट्रोल व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, जनरेटर्स में भी, व मशीन्स चलाने में भी। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्टरनेटिव यूज़ की चॉइस का हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी? अब लिस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मैंने 3 लिस्ट बताई आपको, 3 तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहली ही प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उत्पादन करना है, लेकिन क्या उत्पादन करना है? पैसा है आपके पास, आपकी इकोनॉमी में आपके पास पैसा है, ठीक है? मैं मानता हूँ आपकी इकोनॉमी में आपके पास पैसा है, लेकिन आप सोच के देखिए, आपको ये तो बताओ कि उत्पादन करना किस चीज़ का है, ठीक है? ये तो पता होना चाहिए। ए कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स बिकॉज़ इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज़। कोई भी एक देश संपूर्ण नहीं है। कोई भी एक देश अपने आप में पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, और अगर वो संपूर्ण नहीं है, तो उसको दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट इसी वज़ह से तो बढ़ता है, ठीक है? अच्छा 1 मिनट मैं अपनी इमेज तो ले आऊँ। हुँ, ठीक है? मैं भूल ही गया था। चलो, एक देश सभी समस्याओं का उत्पादन नहीं कर सकता। एक स मतलब जितने भी कंट्री में गुड्स हैं, उस सभी चीज़ों का उत्पादन कोई एक देश नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है? इसीलिए क्या है, ज़रूरी है ये चीज़ कि हमें पता हो, ठीक है? हमें पता हो कि क्या हमें बनाना है। हमारे पास चॉइस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। इट हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज़। हमें हमारे देश में किस चीज़ का उत्पादन करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पता होना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच चयन करना हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है? प्रत्येक अर्थव्यवस्था प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि उसकी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना किया जाना है, कितना, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस, कि क्या क्वांटिटी क्या होगी, कितना बनाना है, और क्या बनाना है। व्हाट और क्वांटिटी दोनों का आंसर हमारे पास होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, उदाहरण में, तो किसान के पास कृषि का मान लो एक भूमि का टुकड़ा है, तो वो चुनाव करेगा कि उसको एक उस भूमि के टुकड़े पर चावल उगाना है फिर या गेहूँ उगाना है। ठीक है? ये डिसाइड किसको करना होता है? ये डिसाइड करना होता है किसान को, कि वो चावल उगाएगा या फिर गेहूँ उगाएगा। ठीक है? वेदर ग्रो राइस और व्हीट। तो ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है? फार्मर पे डिपेंड करता है, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसके साथ-साथ इसी तरह हमारी जो सरकार है, उनको भी ये तय करना होता है कि जो बजट बनाया है, सरकार को क्या तय करना पड़ता है कि सरकार ने जो बजट बनाया है, ठीक है? सरकार को क्या तय करना है कि सरकार को क्या तय करना है कि सरकार को तय करना है जो उन्होंने बजट बनाया है, ठीक है? जो बजट बनाया है, उस बजट में मान लो कि ₹100 ही का टोटल एक्सपेंडिचर दिखाया है,
तो 100 रुपए को आपको कहाँ-कहाँ यूज़ करना है? आपको एजुकेशन में यूज़ करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करना है या आपको आपके डिफेंस में यूज़ करना है। हर जगह का फिक्स होता है, पता होना चाहिए, ठीक है? रक्षा वस्तुओं के लिए बनाना है या उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएँ बनानी है, धन को कहाँ आवंटित करना है, ये सब या अगर सभी में बाँटना है तो किस अनुपात में बाँटना है, किस रेशियो में बाँटना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स के अकॉर्डिंग है, डिफेंस गुड्स के अकॉर्डिंग है, कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंड एलोकेट करना है, ये सारा समस्या है कि क्या प्रोड्यूस करना है। ये सब किस में आ जाते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा उत्पादन करना है लेकिन करेंगे कैसे? दूसरी समस्या क्या है? उत्पादन करना तो है, पहली समस्या क्या है कि उत्पादन करना है, ठीक है? दूसरी समस्या क्या है? उत्पादन कैसे करना है? तो ये प्रॉब्लम भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। इसकी तकनीक के चुनाव पे सबसे संबंधित है। ये प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल है। ये चीज़ टेक्निकल है। अब टेक्निकल मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्निक चुननी है कि वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए आपको 2 मेजर टेक्निक्स होती हैं। एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप नई-नई मशीनों को इस्तेमाल करके, नई-नई मशीनों का बढ़िया-बढ़िया मशीनों को इंट्रोड्यूस करके एक बहुत गज़ब के प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्पीड में प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और अपनी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप पूँजी गहन तकनीक यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल। लेकिन आपके पास पैसा कम है, आप लेबर से काम करवा रहे हो, श्रमिकों से काम करवा रहे हो और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो लेबर का, अपने काम में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो लेबर का, श्रम का अधिक उपयोग कर रहे हो। तो उसको क्या कहते हैं? श्रम गहन तकनीक या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहा जाता है। मतलब अभी हमें टेक्निक चुननी है, हाउ टू प्रोड्यूस में हमें क्या चुनना है? टेक्निक चुननी है, तकनीक चुननी है कि क्या-क्या तकनीकें हो सकती हैं प्रोडक्शन के लिए। लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है, इससे क्या बढ़ता है? ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट करती है किसको? एम्प्लॉयमेंट को, रोज़गार को बढ़ावा देती है। श्रम गहन तकनीक रोज़गार को बढ़ावा देती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा श्रमिक लगते हैं, ठीक है? तो जितने ज़्यादा लोग लगेंगे काम करने के लिए उतना ही क्या? रोज़गार बढ़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूँजी गहन तकनीक ये दक्षता, दक्षता यानी एफिशिएंसी और दूसरी तरफ विकास, ग्रोथ इनको बढ़ाती है। एफिशिएंसी एंड ग्रोथ दक्षता और विकास को बढ़ाती है, डेवलपमेंट का काम कराती है। ठीक है? बेसिकली क्या कह रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम होता है इसका। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठीक है? बार-बार कहना पड़ता है आपको। सब कुछ फ्री करा रहे हैं फिर भी एक लाइक ही तो माँग रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द निसी व्हाट फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करना है? सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करें? उत्पादन। क्योंकि देखो समाज में क्या है जो सोसाइटी है, समाज सभी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। ना ही सरकार, ना ही समाज, हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और हर किसी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती तो कहीं न कहीं सेवाओं में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कहीं न कहीं सेवाएँ ज़्यादा होंगी, किसी क्षेत्र में सेवाएँ कम होंगी, ठीक है? तो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ कितना रखना है, किसके लिए, कहाँ के लिए, कौन से सेक्टर में कितना, ये ज़रूरी है। समाज को यह चुनाव करना होता है, सोसाइटी हैज़ मेक टू डिसाइड कि उनको लग्ज़री गुड्स बनाने हैं या नॉर्मल गुड्स बनाने हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, कार तो ऑडी भी बनाती है और कार मारुति सुजुकी भी बनाती है, मारुति भी बनाती है, ठीक है? इनकी प्रोडक्शन कम होगी ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ऑडी लेके घूम रहा है, लेकिन मारुति की गाड़ियाँ लगभग हर किसी के पास मिल जाएँगी। हर दूसरे तीसरे घर में मारुति की गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि लग्ज़री सामान ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करना है या नॉर्मल सा सामान बनाना है, ये सभी
इकोनॉमी में डिसाइड करना होता है कि किसके लिए क्या करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोपोर्शन डायरेक्टली रिलेट्स टू परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति से संबंधित है ये, कि आपकी अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति क्या है, परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, सीधे अनुपात में सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। इन्हीं पॉइंट्स में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। और चलिए कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है। देखो, तीन समस्याएं मैंने बताई थी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, और किसके लिए करना है, और क्या था थर्ड। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करना है, और किसके लिए करना है। क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए। क्या, कैसे, किसके। ये तीन शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पेपर में। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। निम्नलिखित में कौन से क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, व्हाट क्या। तो क्या में क्या टेक्निक थी, वो तो कैसे में थी ना। कैसे प्रोड्यूस करना है, तो टेक्निक का चुनाव तो इसमें नहीं था। आंसर गलत हो जाएगा। आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो फ्रॉम फॉर whom में है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके लिए, ठीक है, किसके लिए। और मार्केट वैल्यू का बाजार मूल्य, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स की तो हमने बात ही नहीं की। बचा क्या, माल का चुनाव, चॉइस ऑफ गुड्स। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। यानी इनमें से अब एक समस्या ही नहीं है। ठीक है, इनमें से एक समस्या ही नहीं। क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, क्या, कैसे और किसके लिए। क्या, कैसे और किसके, ये शब्द देखिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या आ गया, ये समस्या है। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, नॉट। ये तो समस्या है। ठीक है, कहाँ, कहाँ है क्या इन शब्द में, तो मतलब ये समस्या नहीं है। नॉट में जो क्रॉस होता है वही आपका आंसर होता है। ये तो समस्या नहीं है। किसके लिए, तो ये भी समस्या है। किसके वर्ड आ गया। और इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से ये दो हैं तो कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें पहले तीन ऑप्शंस में से ही चुनना था। दो तो समस्याएं हैं, तीसरी समस्या नहीं है। कहाँ उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे, ये इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी या फिर टू। ठीक है जी, चलिए, आंसर इज टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। अब इसे हाउ बोला है, क्या, कैसे, हाउ। कैसे वाली, कैसे में क्या समस्याएं थी, कैसे में तो समस्या ही टेक्निक की थी। ठीक है, कैसे में तो समस्या ही टेक्निक की थी कि कैसे करें, लेबर इंटेंसिव करें या फिर जो टेक्निक्स वाले कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, पैसा ज्यादा लगा के मशीनें लगा ले या फिर ज्यादा लेबर को यूज कर ले। एक रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, दूसरा डेवलपमेंट को। तो यही समस्याएं तो थी। कैसे, कैसे में क्या है, प्रोडक्ट का इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल नहीं। चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे डी, सॉरी, बी 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 बी, ये सेकंड वाला। हाँ, उत्पादन करें। रे रे रे, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग गया भाई। ये वाला हिंदी में पिछले वाले का लग गया है। ठीक है, चलो पीडीएफ में आपको करेक्ट करके प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें पीडीएफ में मैं करेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक। आंसर इसका बी आएगा या फिर सेकंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभवता वक्र।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेंट्रल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में लेके आ रहा हूँ। नहीं तो मैं इसके लिए पहले अलग वीडियो बनाने वाला था। लेकिन अभी मैं इसको एक ही सिंगल वीडियो में कवर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों ही टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है? 2 टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं और इनके बेसिस पे एक और टॉपिक आया। दोनों के बेसिस पे। ठीक है? तो चलो बेसिक प्रॉब्लम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या थी? हमारा नेशन जो है अवर रिसोर्सेज इज फाइनाइट पर वांट्स आर इनफाइनाइट। हमारी देश की जो बुनियादी समस्या क्या है? हमारे क्या किसी भी देश की, दुनिया में कोई भी देश हो, सबकी यही समस्या है कि संसाधन सीमित है लेकिन इच्छाएं अनंत है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे देश में केवल 100 किलो स्टील है और 100 ही किलो लकड़ी है। तो हम उनसे क्या-क्या बना सकते हैं? हम सेना के लिए 200 बंदूकें बनाएँ, 100 किलो लकड़ी और 100 किलो स्टील मिला के सेना के लिए बंदूकें बनाएँ और छात्रों के लिए कोई कुर्सियाँ ना बनाएँ, कुर्सी-वुर्सियाँ बैठने के लिए ना बनाएँ। दूसरी तरफ कहें कि हम 150 बंदूकें बना देते हैं और 50 कुर्सियाँ बना देते हैं। या दूसरी तीसरी तरफ कहते हैं कि हम 0 बंदूकें बनाए ही ना और 200 कुर्सियाँ बनाएँ। या इसके अलावा एक और ऐसा ले लो कि हम 100 गन बना देते हैं, 100 बंदूकें, 100 गन और 100 चेयर। बीच में ये ऑप्शन में है नहीं, बाकी एक मैंने डाल दिया एक्स्ट्रा। मान लेते हैं हम ये कंडीशन अपना लें। जब इन सभी कंडीशंस को हम एक साथ एक ग्राफ पे बनाते हैं ना, एक ग्राफ पे बनाएँ, इन सभी सिचुएशंस को जब हम ग्राफ पे बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राफ पर जब इनको अंकित किया जाता है, तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। उत्पादन संभाव्यता वक्र कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे पीपीसी भी कहते हैं और पीपीएफ भी कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसी का नाम है। और साथ ही साथ में ट्रांसफॉर्मेशन कर्व यानी परिवर्तन चक्र, उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन संभावना वक्र, इन सभी चीज़ों के एक ही नाम है। 3 चीज़ इन ये नाम एक ही है, 3 अलग-अलग नाम है इसके। ठीक है? चीज़ एक ही है, सब कुछ अलग है। हमारी इकोनॉमी में हमारे पास क्या अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम क्या-क्या कर सकते हैं। इसको ग्राफ पे बनाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। ठीक है? चलिए, ये देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये इमेज भी मैंने लगाई हुई है। अब बात क्या आती है क्वेश्चंस यहाँ से इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। इट इज़ कॉन्केव फ्रॉम द ओरिजिन ये उद्गम से, ओरिजिन से, ओरिजिन की तरफ ये ओरिजिन होता है ना 0 वाला पॉइंट, ये 0 वाला पॉइंट ओरिजिन होता है। ओरिजिन की तरफ से क्या है? अवतल है। अवतल क्या होता है? कॉनकेव। अवतल क्या होता है? कॉनकेव। साइंस में पढ़ा होगा लेंस वाला, तो कॉनकेव है ना ये। ये देखो ऐसे बना हुआ है, कॉनकेव है। ठीक है? और नीचे की ओर ढालू होता है एंड स्लोप्स डाउनवर्ड। ऊपर से शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है? डाउनवर्ड स्लोप्स में। अब इसका अर्थ है कि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करके ही किया जा सकता है। अगर एक चीज़ का प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, ठीक है? तो एक चीज़ की प्रोडक्शन आपको बढ़ानी है, तो दूसरे की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। सिंपल इज़ दैट। इकोनॉमी क्या कहती है कि अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अनुसार अगर आप समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ़ इतनी सी बात है कि अगर आप किसी एक चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरे के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड, सीमित। हमारे पास सीमित संसाधन हैं, रिसोर्सेज़ संसाधन कैसे हैं? सीमित हैं। ठीक है? चलिए। अब आपको ये दिखा देते हैं, ग्राफ से समझा देता हूँ। समझिए ग्राफ को। यहाँ देखिए गन एक बना रहे हैं, तो इस समय चेयर्स की प्रोडक्शन यहाँ है और एक अगर गन की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है वो इस तरफ आ जाएगी, चेयर्स कम हो जाएँगी।
गन जब ज़्यादा होंगी, चेयर कम होगी, चेयर जब गन कम है, तो चेयर ज़्यादा। आपको डिसाइड करना है कि आप आपके देश में डिफेंस में ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हो या किसी अदर कंज्यूमर गुड्स पे या फिर बच्चों की एजुकेशन पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस किस सेक्टर में आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये देश के नेताओं को सोचना है, ठीक है? ये हमारा इकोनॉमी का कांसेप्ट है। इसकी वजह से क्या नुकसान कहाँ होता है? इसकी वजह से नुकसान होता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, अपॉर्च्युनिटी यानी अवसर लागत। मैंने कहा था ना कि इन 2 टॉपिक से रिलेटेड आपको तीसरा टॉपिक मिलेगा। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होता है? इज़ द गेन foregone from activity the activity A when you are doing activity B। किसी गतिविधि B को करने की वजह से गतिविधि A से छूटा हुआ लाभ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। आपको अभी समझ में नहीं आया, अच्छे से समझेंगे थोड़ी देर को। जब आप किसी अन्य गतिविधि में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, कोई कोई और काम है उसमें आपने आप को बिजी कर लिया, उसकी वजह से आपका ए काम, पहले वाला काम छूट गया, उसमें हुआ जो नुकसान होता है, ठीक है, वो आपका छूटा हुआ लाभ कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अधिक कुर्सियां अगर बनाई जाती तो छात्रों के लिए अधिक आरामदेह काम करती, लेकिन अपने बंदूकों का उत्पादन न करके राष्ट्रीय सुरक्षा को भुला दिया। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो आपने स्टूडेंट्स के लिए लगा दी, ठीक है। इस प्रकार सेना इस प्रकार से सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बंदूकों का बलिदान कुर्सियों के निर्माण के अवसर की लागत है, ठीक है। तो सेना ने जो अपना सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे, ये प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स कहलाता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला भी क्या होगा? रिटर्न ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। जो आपके पास अगला सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, उसकी वापसी नहीं चुनने की वजह से चुने गए विकल्प की वापसी, मतलब कि कितना आपको उससे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कितना पैसा आपको उससे मिल रहा है। इसको समझाने के लिए मैं आपको इस इस पे लेके चलता हूँ। देखो, यहाँ कहते हैं कि मान लीजिए खेतिहर मजदूर है, एग्रीकल्चर लेबरर है, जिसको एक दिन के 400 रुपए दिहाड़ी मिलती है। उसके गाँव में प्रतिदिन उसको 400 रुपए की दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है? और उसके पास एक कस्बे में, मतलब साथ वाले विलेज में एक बेबी सिटर का दूसरा काम आ गया और उसको कहा कि आपको 700 रुपए प्रतिदिन मिलेगा इस काम में, ठीक है? 700 रुपए, मतलब एक काम वो ऑलरेडी कर रही है 400 रुपए पर डे में, काम ए। और उसको बोला कि आपको मिलेगा, साथ वाले गाँव में जाना है, आपको 700 रुपए पर डे मिलेगा, लेकिन आपको काम करना है बी। ठीक है? लेकिन उसने सिलेक्ट किया, ठीक है? उसने खेतिहर मज़दूर के रूप में काम करना चुना। उसने कहा कि मैं ए में ही काम करूँगा, मुझे बी काम करना ही नहीं है, ठीक है? तो निम्नलिखित में से मज़दूरी की अवसर लागत क्या है? मज़दूर की अवसर लागत, इसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कितनी है? क्या है? इसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कितनी है? शायद आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। फॉर्मूला ये कहता है कि आपके पास जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेट था, सेकंड बेस्ट अल्टरनेट इसके पास क्या था कि ये पास वाले गाँव में जाके 700 रुपए में काम कर सकती थी। तो 700 रुपए, ठीक है? माइनस 700 रुपए में से माइनस कर दो, जो अब वो काम कर रही है, जिसको अब उसको कितना पैसा मिल रहा है? 400 रुपए मिल रहा है। तो इसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 300 रुपीज़, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी को बोलते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। चलिए वापस आ जाते हैं हमारे इस पे बचे हुए पोर्शन पे। जैसे अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र, यानी पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में 20 गन हो, 20 चेयर हो। इसका मतलब क्या है? जो संसाधन है वो अंडर यूटिलाइजेशन है, इनएफिशिएंट है, रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास संसाधन, देखो ये ऐसा ग्राफ था, ठीक है? ऐसा ग्राफ था, ये बना हुआ है। अगर संसाधन वगैरह कम हो जाए तो हमारा ग्राफ अंदर की तरफ इस इनसाइड आएगा और इधर की तरफ हमारा ग्राफ आ जाएगा। और अगर हमारे संसाधनों में वृद्धि हो जाए, संसाधन बढ़ जाए, तो जैसे मतलब 100 किलो स्टील था, 100 किलो लकड़ी थी, उसकी जगह 200 किलो स्टील हो जाए, 200 किलो लकड़ी हो जाए, तो हमारा ग्राफ यूँ बढ़ जाएगा। जैसे-जैसे संसाधन बढ़ेंगे, तो ग्राफ बाहर की तरफ,
संसाधन कम हुए, ग्राफ अंदर की तरफ। ठीक है, के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इफ ए कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर कोई वस्तु सरकार के द्वारा जनता को निशुल्क प्रदान की जाती है तो, आराम से कीजिएगा भाई, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। और इससे पहले जो क्वेश्चन आपने समझाया था, मैंने आपको समझाया, ये सीडीएस में पूछा गया 2020 में। ठीक है, चलिए यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए, अगर इन क्वेश्चंस को भी समझ के कर गए तो छोटे मोटे क्वेश्चंस में तो गलती करने का सवाल ही नहीं उठेगा। चलिए फटाफट बताइए, पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी सरकार आपको कुछ देती है फ्री में, तो इकोनॉमी कहती है वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। हम अपना पैसा देते हैं सरकार को एज अ टैक्स, हम पैसा देते हैं टैक्स के रूप में। और जब हम टैक्स के रूप में पैसा देते हैं तभी सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा काम करती है। और अगर उन्होंने कुछ अच्छा बनाया है और सभी को प्रोवाइड किया है, पब्लिक को प्रोवाइड किया है, इसका मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो कभी भी नहीं हो सकती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को थोड़ी पब्लिक के पास ट्रांसफर किया ना, इसने बोला पब्लिक को फ्री मिल रहा है। कोई वस्तु जनता को निशुल्क प्रदान हो रही है तो गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर का सवाल ही कहाँ है। यहाँ पे आता है कि अवसर लागत उत्पादों के उपभोक्ताओं के कर भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित की जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। जो कंज्यूमर्स का कंज्यूमर्स जो वो प्रोडक्ट यूज कर सकते थे, उस जगह को यूज कर सकते थे, ठीक है, वहां से टैक्स पेइंग पब्लिक को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। मान लो इसका एग्जांपल सिंपल ऐसे ले सकते हैं, मान लो एक पार्क बना रही है सरकार, ठीक है, अब इस जगह का जो यूज हो सकता था कंज्यूमर्स के द्वारा, उस यूज को छोड़ के इसकी पूरी कॉस्ट किसको मिल गई? टैक्स पेयर्स को। ठीक है, क्योंकि हम कौन है? टैक्स पेयर्स है, वी आर द पब्लिक जो टैक्स भरती है। ठीक है जी, तो आंसर सी। ठीक है, ये आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ये सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2019 में पूछा गया प्रश्न। मैंने आपको वादा किया था कि आपकी तैयारी होगी, इतने गजब की करवाऊंगा कि आसपास सभी हिल जाएंगे। ठीक है, जो पेड बैचेस लेके बैठे हैं ना, उनसे भी गजब आपकी तैयारी होगी। तो बस काम एक ही चाहिए, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, बस उसको और कुछ नहीं। तैयारी आपकी हमारे थ्रू बहुत बढ़िया होने वाली है। और जल्द ही विनय सर की मैथ्स की क्लासेस भी आनी शुरू हो जाएगी, मैक्सिमम 1 या 2 दिन में। ठीक है, हरियाणा जीके की क्लास हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। और कुछ एक सीडीएस का एग्जाम्स के बाद हमारी कंप्यूटर्स की और जो रीजनिंग की है वो भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आपको कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी पूरे दिन। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Which one of the following statement is true with regard to an economy which is on its production possibility frontier? या production possibility curve भी बोल सकते हैं, frontier को याद है ना, कर्व भी बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऐसी अर्थव्यवस्था से संबंध में सत्य है जो अपनी उत्पादन संभावना सीमा पर है? ठीक है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कहता है? हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। याद है, उत्पादन, दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को किसी एक वस्तु में कुछ उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। यही तो था हमारा स्टेटमेंट, बेसिक इसकी डेफिनेशन यही थी। आंसर सीधा ए ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर इज ए, हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।